कभी अपनी पे स्लिप देखी है और देखकर सिर घूम गया? मतलब ये एचआरए, एलटीए ये सब है क्या? अच्छा, तो आज ना टैक्स अलाउंसेस की इसी उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये सब असल में होता क्या है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि अपने पे स्लिप पर ये जो एचआरए, एलटीए जैसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होते हैं, इनका आखिर मतलब क्या है? और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी सैलरी पर असर कैसे डालते हैं? तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउंसेस और टैक्स रिजीम की। फिर हम हाउस रेंट अलाउंस को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे नौकरी के खर्चों के लिए कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, और फिर पर्सनल खर्चों के लिए। और आखिर में हम सारी जरूरी बातें एक जगह समेट लेंगे। सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अलग अलग अलाउंसेस में घुसने से पहले ना एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वो है भारत के दो टैक्स रिजीम। मतलब एक पुरानी टैक्स व्यवस्था है और एक नई, और सारी टैक्स छूट का खेल इसी चुनाव पर टिका है। तो देखें, हर टैक्स पेयर के सामने एक चॉइस होती है। एक है नई टैक्स व्यवस्था, जो अब डिफॉल्ट बन गई है। इसमें टैक्स के रेट तो कम है, लेकिन एचआरए जैसी जो बड़ी बड़ी छूटें हैं ना, उनका फायदा नहीं उठा सकते। और दूसरी तरफ है पुरानी व्यवस्था, जिसे हम चुन सकते हैं। उसमें ये सारी छूट मिल जाती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे कॉमन अलाउंस पर, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। किसी भी सैलरी वाले इंसान के लिए ये सबसे जरूरी अलाउंसेस में से एक है। अब ये एचआरए होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो पैसा है जो एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को देता है ताकि किराए के घर का खर्चा निकालने में थोड़ी मदद हो सके। तो सवाल ये उठता है कि जो एचआरए मिलता है, क्या उस पूरे पर टैक्स बचता है? नहीं। इसका कितना हिस्सा टैक्स फ्री होगा, ये 3 स्टेप के एक कैलकुलेशन से तय होता है। और मजे की बात यह है कि ये कैलकुलेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि कोई दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहर में रह रहा है या किसी और शहर में। तो क्या हैं ये 3 कदम? चलिए देखते हैं। पहला, असल में एचआरए मिला कितना। दूसरा, जितना भी किराया चुकाया उसमें से सैलरी का 10% घटा दो। और तीसरा, सैलरी का 50% अगर मेट्रो शहर है, या फिर 40% अगर कोई और शहर है, निकाल लो। अब सबसे जरूरी बात, इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी रकम सबसे कम होगी, बस उतने ही एचआरए पे टैक्स की छूट मिलेगी। सीधा सा नियम है, द लोएस्ट ऑफ द 3। जो भी एचआरए इसके ऊपर होगा वो टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। हाँ, एक और बात, यहां सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है। इस कैलकुलेशन के लिए सैलरी में बेसिक, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, और अगर कोई फिक्स्ड परसेंट वाला कमीशन है तो वो भी जुड़ता है। और हाँ, ये तो ऑब्वियस है, ये छूट तभी मिलेगी जब कोई सच में किराए के घर में रह रहा हो और किराया दे रहा हो। अच्छा, एचआरए तो हो गया। अब आते हैं अलाउंसेस की अगली कैटेगरी पर। ये वो अलाउंसेस हैं जो किसी को अपनी नौकरी के काम के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, उनको पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में इन्हें सेक्शन 10(14)I में रखा गया है। मतलब सीधा सा है, ये भत्ते उन खर्चों के लिए हैं जो पूरी तरह से और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी निभाने में हुए हों। और यहां पर नियम बहुत सीधा साधा है। जितना अलाउंस मिला और जितना असल में खर्च हुआ, इन दोनों में से जो भी कम है, बस उतनी ही रकम टैक्स फ्री होगी। मान लीजिए 1000 रुपये अलाउंस मिला, लेकिन खर्च सिर्फ 800 रुपये हुआ, तो छूट भी 800 पर ही मिलेगी। बचे हुए 200 रुपये पर टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस, जो यूनिफॉर्म खरीदने या मेंटेन करने के लिए मिलता है, या फिर हेल्पर अलाउंस, अगर काम के लिए किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है। इन सब में एक ही नियम है, छूट मिलेगी असल खर्चे पर। चलिए अब अलाउंसेस की दूसरी बड़ी कैटेगरी देखते हैं, और ये पहले वाली से बिल्कुल अलग है। ये अलाउंसेस पर्सनल खर्चों के लिए मिलते हैं, और इनका असल में कितना खर्च हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सेक्शन 10(14)(2) में रखा गया है, और इनका मकसद है कर्मचारी के पर्सनल खर्चों में मदद करना, या फिर किसी खास जगह पर रहने की वजह से जो ज्यादा खर्चा होता है उसकी भरपाई करना। और जैसा मैंने कहा, यहां नियम बिल्कुल उल्टा है। टैक्स में छूट इस बात पर नहीं मिलती कि कितना खर्च किया, बल्कि इस बात पर मिलती है कि सरकार ने लिमिट क्या तय की है। मतलब सरकार ने एक फिक्स्ड अमाउंट बता दिया है, छूट बस उतनी ही मिलेगी, चाहे खर्चा उससे कम हो या ज्यादा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें हर महीने हर बच्चे के लिए 100 रुपये पर टैक्स छूट मिलती है। और अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो यही छूट बढ़कर 300 रुपये प्रति महीना हो जाती है।
हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये फायदा ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए ही मिलता है। और भी कई खास अलाउंसेस हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड अलाउंस, जो लोग खदानों में जमीन के नीचे काम करते हैं उनके लिए उन्हें 800 रुपए हर महीने की फिक्स छूट मिलती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उनके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वो की टेकअवेज हैं जो इस पूरी उलझन को सुलझाकर आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस देंगे। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, अलाउंसेस पर छूट का फायदा ज्यादातर पुरानी टैक्स रेजिम में ही मिलता है। दूसरी, एचआरए की टैक्स छूट हमेशा 3 में से जो सबसे कम वाले नियम पर चलती है। और तीसरी, अलाउंसेस 2 तरह के हैं, एक वो जिनमें असल खर्चे पर छूट मिलती है और दूसरे वो जिनमें सरकार की तय की हुई फिक्स्ड लिमिट पर। तो अब जब ये सारे नियम थोड़े साफ हो गए हैं, तो अब अपनी पे स्लिप देखने का मजा ही कुछ और होगा, है ना? क्या पता अब वो उलझे हुए शब्द उतने भी अनजान ना लगे। जब भी सैलरी की बात होती है ना, तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ बेसिक पे पर जाता है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी सैलरी स्लिप में बेसिक के अलावा भी बहुत कुछ होता है। और मजे की बात यह है कि उसका हर हिस्सा टैक्सेबल नहीं होता। तो आज चलिए इन्हीं छिपे हुए हिस्सों को समझते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का जो टैक्स कानून है वो आपकी सैलरी के कुछ हिस्सों पर टैक्स छूट देता है और इससे आपकी टेक होम सैलरी पर काफी असर पड़ सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे आपकी सैलरी में छिपी हुई टैक्स छूट की, फिर भत्तों और उनसे जुड़ी 2 अलग-अलग टैक्स व्यवस्थाओं को समझेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस, पेंशन और उस पर लगने वाले टैक्स रूल्स को जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हमें क्या सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है अलाउंस, यानी भत्ते। और अच्छी खबर यह है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से टैक्स लगता ही नहीं है। और यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हर सैलरीड इंसान को टैक्स के लिए इन 2 रास्तों में से एक चुनना होता है। एक तरफ है कम टैक्स रेट्स, तो दूसरी तरफ है ज्यादा टैक्स छूट। और आप जो भी चुनते हैं उससे आपकी जेब में आने वाली सैलरी पर सीधा असर पड़ता है। अब बात करते हैं इन भत्तों की, मतलब कि कौन सा अलाउंस टैक्सेबल है और कौन सा नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों व्यवस्थाएं काम कैसे करती हैं। तो मामला कुछ ऐसा है। जो डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है वो नई और सरल है। इसमें टैक्स रेट कम है, लेकिन आपको ज़्यादातर छूट को भूलना पड़ेगा। वहीं जो वैकल्पिक यानी पुरानी व्यवस्था है, उसमें आप कई तरह की छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, टैक्स की दरें थोड़ी ज़्यादा हैं। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये कि कुछ भत्ते ऐसे हैं जिन पर आप कोई भी टैक्स सिस्टम चुने आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप टूर पर गए या आपका ट्रांसफ़र हुआ तो यात्रा का खर्च, ड्यूटी के दौरान रोज़ के खर्चों के लिए मिलने वाला डेली अलाउंस और ऑफिस के काम से आने जाने के लिए गाड़ी पर जो खर्च हुआ वो भी। अब ये नंबर याद रखिएगा, 3200 रुपीज़ प्रति माह। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट की लिमिट है। लेकिन एक मिनट, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये छूट खास तौर पर उन कर्मचारियों की मदद के लिए है जो दृष्टिहीन हैं, सुन और बोल नहीं सकते या जिन्हें चलने फिरने में शारीरिक विकलांगता है। ये छूट उन्हें घर से ऑफिस आने जाने के खर्च में मदद करती है और ये दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में मिलती है। चलिए अब कुछ और खास मामलों को देखते हैं। ये छूटें अक्सर खास प्रोफेशन या कुछ अलग तरह की परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी छूट हैं जो आपको तभी मिलेंगी जब आप पुरानी यानी वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाले कुछ भत्ते और यूएनओ के कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और अलाउंसेस शामिल हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यही बताती है कि ये छूटें इतनी खास क्यों हैं। इन्हें स्पेशल कानूनों के तहत दिया जाता है जो इनकम टैक्स एक्ट के सामान्य नियमों से भी ऊपर हैं। मतलब इन्हें खास कानूनी दर्जा मिला हुआ है। चलिए एक और बहुत ज़रूरी छूट की बात करते हैं। ये उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो भारत से बाहर भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें जो भी भत्ते और पर्क्स मिलते हैं वे पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सी टैक्स व्यवस्था चुनी है। तो अभी तक तो बात हुई सैलरी की, यानी जब तक आप काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद की इनकम की, यानी पेंशन की। देखिए, पेंशन को समझने से पहले एक शब्द को जानना जरूरी है, एन्युइटी। ये एक तरह का सालाना पेमेंट है। अगर ये आपको आपके मौजूदा एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो इस पर सैलरी की तरह टैक्स लगेगा
और अगर कहीं और से तो ये अन्य स्रोतों से आय में गिना जाएगा। और पेंशन क्या है? पेंशन वो पैसा है जो आपका एम्प्लॉयर आपकी सालों की सर्विस के बदले में आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से देता है। अब देखते हैं कि पेंशन कितने तरह की होती है। अब पेंशन को ना आप दो तरीकों से ले सकते हैं। पहली है अनकम्यूटेड पेंशन, जो आपको हर महीने मिलती है, बिल्कुल एक सैलरी की तरह। और दूसरी है कम्यूटेड पेंशन, जिसमें आप अपनी भविष्य की मंथली पेंशन का कुछ हिस्सा एडवांस में एक साथ एक मुश्त रकम के तौर पर ले लेते हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों तरह की पेंशन्स पर टैक्स कैसे लगता है। नियम काफी अलग हैं और इन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, नियम एकदम सीधा सा है। अगर आपको पेंशन हर महीने मिल रही है, यानी वो अनकम्यूटेड है, तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। जब आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त यानी कम्यूटेड पेंशन के तौर पर लेते हैं, तो उस पर मिलने वाली टैक्स छूट दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में मिलती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और हां, एक और बहुत ही खास छूट के बारे में जानना जरूरी है। जिन लोगों को देश के वीरता पुरस्कार मिले हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र, उनकी पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। और ये सम्मान यहीं खत्म नहीं होता। अगर उस वीर पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन पर भी ये टैक्स छूट जारी रहती है। और परिवार का मतलब है जीवन साथी, बच्चे और उन पर निर्भर माता-पिता और भाई-बहन। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी सैलरी और पेंशन का हर हिस्सा टैक्सेबल नहीं होता। और अगर हम इन नियमों को ठीक से समझ लें, तो हम अपनी बचत को काफी बढ़ा सकते हैं। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। कहते हैं कि किसी देश के टैक्स कानून उसके समाज की सोच को दिखाते हैं। तो फिर विकलांग कर्मचारियों, विदेश में देश की सेवा करने वालों और हमारे वीर सैनिकों को दी जाने वाली ये टैक्स छूटें हमारे बारे में क्या कहती हैं? शायद यही कि कानून सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज के प्रति सम्मान और देखभाल दिखाने का भी एक तरीका है। सोचिए, नौकरी छोड़ी और बैंक अकाउंट में एक मोटी रकम आ गई। लेकिन क्या वो सारी की सारी जेब में रखने के लिए है? चलिए आज इसी रिटायरमेंट पेआउट को अनबॉक्स करते हैं, परत दर परत, और समझते हैं कि ग्रेच्युटी से लेकर पीएफ तक हर कंपोनेंट का असली मतलब क्या है। ये सवाल शायद हर नौकरी करने वाले के मन में आता है ना? कि हाथ में पैसा तो बहुत दिखता है, पर टैक्स काटने के बाद असल में मिलेगा कितना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेच्युटी को, जिसे थैंक यू पेमेंट भी कहते हैं। फिर बात करेंगे लीव इनकैशमेंट की, यानी आपकी बची हुई छुट्टियों के पैसे की। उसके बाद सबसे बड़े हिस्से प्रोविडेंट फंड की गहराइयों में उतरेंगे और हाँ, उसके टैक्स के नियमों को भी समझेंगे। और आखिर में इन सब की सबसे जरूरी बातें एक साथ देखेंगे जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पेआउट के पहले कंपोनेंट से, ग्रेच्युटी। इसे ऐसा समझ लीजिए कि यह कंपनी की तरफ से सालों की मेहनत के लिए एक थैंक यू नोट है। बस ये नोट कैश पे होता है। तो ये ग्रेच्युटी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कंपनी की तरफ से सालों की सर्विस के लिए एक तरह का इनाम है। लेकिन ये सिर्फ एक अच्छा इशारा नहीं है। नहीं, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ये एक कानूनी अधिकार भी है। अब सवाल बड़ा मजेदार है। कंपनी तो थैंक यू कह रही है, पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी थैंक यू बोलकर इसे जाने देता है या उस पर भी अपनी नजर रखता है? चलिए देखते हैं। और जवाब है ये नंबर, 20 लाख रुपए। जी हां, पूरी वर्किंग लाइफ में कुल मिलाकर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक लाइफ टाइम लिमिट है। लेकिन तब क्या, जब कोई नौकरी बदलता है? देखिए, नियम एकदम साफ है। अगर किसी को एक ही साल में 2 कंपनियों से ग्रेच्युटी मिलती है, तो भी टोटल टैक्स छूट 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। और मान लीजिए पहले ही कुछ छूट मिल चुकी है, तो भविष्य के लिए ये 20 लाख की लिमिट उतनी ही कम हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेआउट के दूसरे बड़े हिस्से को देखते हैं, लीव इनकैशमेंट। इसका सीधा सा मतलब है उन छुट्टियों का पैसा जो ली ही नहीं गई। तो होता क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसकी जो भी छुट्टियां बची होती है ना, उसके बदले में कंपनी उसे पैसे दे देती है। बस इसी को लीव इनकैशमेंट कहते हैं। तो बिना ली हुई छुट्टियों का पैसा मिल रहा है, क्या ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है? काश।
चलिए देखते हैं कि इस पर नियम क्या कहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यहां भी एक बड़ी टैक्स छूट मिलती है। सरकार ने हाल ही में इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 25 लाख रुपए। मतलब रिटायरमेंट पर मिले 25 लाख तक के लीव इनकैशमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हां, ग्रेच्युटी की तरह ही ये भी एक लाइफ टाइम लिमिट है। ओके, अब बात करते हैं पे आउट के सबसे बड़े और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, प्रोविडेंट फंड, यानी हमारा और आपका पीएफ। ये असल में लॉन्ग टर्म सेविंग्स का सबसे बड़ा जरिया होता है। पीएफ का फंडा वैसे तो बहुत सिंपल है। हर महीने सैलरी से थोड़ा पैसा कटता है, उतना ही पैसा कंपनी अपनी तरफ से डालती है और ये सारा पैसा ब्याज के साथ पीएफ अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है और फिर नौकरी छोड़ने पर यह पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन देखिए, पीएफ भी ना 4 अलग-अलग तरह के होते हैं। एक होता है एसपीएफ, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। फिर है पीपीएफ, जिसे कोई भी खुलवा सकता है। एक होता है यूआरपीएफ, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता, पर हमें से ज्यादातर लोगों का लेना देना होता है आरपीएफ से, यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। यही है जो ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में चलता है। और बस यहीं से कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इन सभी पीएफ पर टैक्स के नियम भी अलग अलग हैं। तो अब जो हम समझने वाले हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो टेबल है ना, ये सारे नियमों का निचोड़ है। साफ साफ दिख रहा है कि एसपीएफ और पीपीएफ टैक्स के मामले में बेस्ट हैं। इनमें पैसा डालो, ब्याज कमाओ या निकालो, सब कुछ टैक्स फ्री है। लेकिन ज्यादातर नौकरी करने वालों का पाला पड़ता है आरपीएफ से। और आरपीएफ में क्या होता है? अगर कंपनी सैलरी के 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर टैक्स लगता है। और अगर ब्याज 9.5% से ज्यादा मिलता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। हाँ, पैसा निकालते वक्त टैक्स छूट मिलती है, पर उसमें कुछ शर्तें हैं जिनकी बात हम अभी करेंगे। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक नया ट्विस्ट है। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को लेकर हाल ही में एक नया नियम आया है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये नया नियम जुड़ा है इस नंबर से, 2.5 लाख रुपए। नियम ये कहता है कि अगर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन, मतलब जो सैलरी से कटता है, वो साल में 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे पर जो भी ब्याज मिलेगा वो अब टैक्सेबल होगा। हाँ, एक केस है, अगर कंपनी पीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, तब ये लिमिट बढ़कर 5 लाख हो जाती है। सीधी बात यह है कि जिनकी सैलरी ज्यादा है, उनके लिए पीएफ अब पहले जितना टैक्स बचाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। अब इस नए नियम को लागू कैसे किया गया, इसके लिए हर पीएफ अकाउंट को एक तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। सोचिए, 2 छोटे छोटे अकाउंट बन गए हैं। पहला है नॉन टैक्सेबल अकाउंट। इसमें 2.5 लाख तक का सालाना कंट्रीब्यूशन और 31 मार्च 2021 तक का पूरा पुराना बैलेंस रहता है। इस पर मिलने वाला ब्याज हमेशा की तरह टैक्स फ्री है। दूसरा है टैक्सेबल अकाउंट। इसमें 2.5 लाख से ऊपर वाला पैसा जाता है और सिर्फ इसी हिस्से पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगता है। अच्छा, एक और बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आरपीएफ से निकाला गया पैसा हमेशा टैक्स फ्री होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये टैक्स छूट कुछ बहुत जरूरी शर्तों पर टिकी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आरपीएफ का पैसा टैक्स फ्री है या नहीं? बस ये 3 सवाल चेक करने हैं। पहला सवाल, क्या कंपनी में लगातार 5 साल की सर्विस पूरी हुई है? अगर जवाब हां, तो पैसा टैक्स फ्री, टेंशन खत्म। अगर जवाब नहीं है तो आता है दूसरा सवाल, क्या नौकरी छोड़ने की वजह खराब सेहत थी या कंपनी बंद हो गई, मतलब कोई ऐसी वजह जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी? अगर इसका जवाब हां है तो भी पैसा टैक्स फ्री है, और अगर इसका जवाब भी नहीं है तो फिर एक आखिरी रास्ता बचता है। तीसरा सवाल, क्या पूरा पीएफ बैलेंस नई नौकरी के आरपीएफ अकाउंट में या फिर एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अगर हां, तो भी पैसा टैक्स फ्री है। लेकिन अगर इन तीनों सवालों का जवाब ना है तो फिर पीएफ के पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और पीएफ के सारे जरूरी नियम समझ लिए। चलिए अब फटाफट एक बार उन खास बातों पर नजर डालते हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो सबसे जरूरी नंबर्स कौन से हैं? पहली चीज, ग्रेच्युटी, लाइफ टाइम 20 लाख की टैक्स छूट। दूसरी, लीव एनकैशमेंट, लाइफ टाइम 25 लाख की टैक्स छूट। तीसरी, आरपीएफ में ध्यान रखना है कि कंपनी का 12% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है। चौथी, आरपीएफ पर 9.5% से ज्यादा का ब्याज भी टैक्सेबल है। पांचवीं, वो नया पीएफ नियम कि हर साल 2.5 लाख से ऊपर के अपने कंट्रीब्यूशन पर मिला ब्याज टैक्सेबल है। और आखिरी, सबसे जरूरी बात, आरपीएफ का पैसा 5 साल की सर्विस के बाद ही टैक्स फ्री होता है, कुछ खास मामलों को छोड़कर।
तो अब जब फाइनल पे आउट पूरी तरह से अनबॉक्स हो चुका है, तो एक सवाल जरूर उठता है कि अगली बार जब किसी के हाथ में अपना फाइनल सेटलमेंट स्टेटमेंट आएगा, तो सबसे पहली नजर किस नंबर पर जाएगी? ग्रेच्युटी की रकम पर, लीव इनकैशमेंट की बड़ी सी फिगर पर, या फिर पीएफ के उस टैक्सेबल हिस्से पर? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी अपनी पे स्लिप या सेवरेंस पैकेज देखा है और सोचा है कि यार इन सब नंबरों का मतलब क्या है? काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, खासकर तब जब इसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो आपकी रेगुलर सैलरी का हिस्सा नहीं है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए समझते हैं सैलरी के कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स और उन पर लगने वाले टैक्स को भारत में। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई नौकरी छोड़ रहा है, उसे एक सेवरेंस पैकेज मिलता है, तो क्या ये पूरा का पूरा पैकेज टैक्स फ्री होगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, और सच कहूं तो यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए इसके पीछे के नियमों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अच्छा, सेवरेंस पैकेज जैसी एक मुश्त पेमेंट पर आएं, उससे पहले एक ऐसी चीज को समझते हैं जो अक्सर मंथली पे स्लिप में दिखती है। वो है एम्प्लॉयर यानी कंपनी का आपके रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन। ये एक तरह से पेंशन का गिव एंड टेक वाला मामला है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। देखिए, जब कंपनी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस या अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा डालती है, तो वो अमाउंट पहले तो टोटल सैलरी इनकम में जोड़ा जाता है, लेकिन और यही मजे की बात है, ठीक उतना ही अमाउंट डिडक्शन के तौर पर मिल जाता है। मतलब बात बराबर हो गई। इसीलिए ये एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन बन जाता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब आते हैं उन पेमेंट्स पर जो रेगुलर मंथली सैलरी के अलावा मिलती हैं। आपको पता है, टैक्स कोड में इन सब के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। चलिए देखते हैं ये है क्या। इसे कहते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, सैलरी के बदले में मिलने वाला फायदा। ये असल में एक कानूनी टर्म है उन सभी पेमेंट्स के लिए जो एम्प्लॉयर से तो मिलते हैं पर रेगुलर सैलरी का हिस्सा नहीं होते, और ज्यादातर ये पेमेंट नौकरी शुरू होने या खत्म होने के टाइम पर मिलते हैं। तो इस कैटेगरी में असल में आता क्या क्या है? देखिए, इसमें कई तरह की चीजें शामिल हैं। सबसे कॉमन है जैसे नौकरी से निकाले जाने पर मिलने वाला मुआवजा, या फिर नौकरी की शर्तों में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसके लिए मिलने वाला पेमेंट। इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला पैसा या कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पे आउट भी इसी में गिना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये सारे पेमेंट्स टैक्सेबल इनकम हैं, तो क्या कोई राहत की बात भी है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। कहते हैं ना, हर नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्स में मिलने वाली कुछ जरूरी छूटों की। तो पहली बड़ी छूट मिलती है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन पर। ये वो मुआवजा है जो किसी वर्कर को तब मिलता है जब उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत नौकरी से हटाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो छटनी के वक्त। तो इस पर टैक्स छूट मिलती कितनी है? इसका कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिस्टम 2 अमाउंट देखता है और उनमें से जो भी कम होता है उतनी छूट मिल जाती है। पहला अमाउंट है कानून के हिसाब से, जितने भी साल नौकरी की है हर साल के लिए 15 दिन की एवरेज सैलरी। और दूसरा है सरकार की तय की हुई लिमिट जो है 5 लाख रुपए। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा। चलिए अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी की किसी स्कीम के तहत। इसे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वीआरएस कहते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा मिलता है उसके लिए भी खास टैक्स नियम है। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो है ये नंबर, 5 लाख रुपए। वीआरएस के तहत मिलने वाले मुआवजे पर ज्यादा से ज्यादा इतनी ही रकम पर टैक्स छूट मिल सकती है। इसके ऊपर जो भी अमाउंट मिलेगा वो आपकी इनकम में जुड़ेगा और उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, एक मिनट, ये छूट ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये पैसा किसी एलिजिबल एम्प्लॉयर से मिला हो, या तो 10 साल की सर्विस पूरी हो चुकी हो, या फिर उम्र 40 साल हो गई हो। और सबसे जरूरी बात, इस छूट का फायदा जिंदगी में सिर्फ एक ही बार उठाया जा सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। इन खास नियमों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब करियर में कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो। सही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये बहुत काम आता है, चाहे कोई नौकरी बदल रहा हो या रिटायरमेंट प्लान कर रहा हो। नॉलेज इज पावर,
है कि नहीं? तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं, तो ये जानकारी अगली सैलरी नेगोशिएशन या नौकरी छोड़ने की प्लानिंग के तरीके को कैसे बदल सकती है, इस सवाल पर सोचना तो बनता है।